जिंदगी के रास्ते नाज़रीन कभी भी सीधे नहीं होते हैं, मगर कामयाब होने के लिए उनको सीधा करना पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं होता। दूसरा हमारा इंडिया के साथ था, वो भी हार गए थे। उस पर फंसे नहीं। स्टार्टिंग में तो हम लोग ऐसे थे कि खेला ही नहीं जा रहा था हम लोगों से। ये यकीन करें कि पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज कर रहे हैं। लोअर क्लास से जब आप मिडिल क्लास तक जाते हैं तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, और वो पढ़ाई की वजह से होती है। 40 चीजें होती है ना, सही काम को बदनाम करती हैं। ये 31, 75, 90, 42। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आज जुमे का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है और आज के दिन का आगाज़ अच्छी बात के साथ करना है। ज़िंदगी के रास्ते नाज़रीन कभी भी सीधे नहीं होते हैं, मगर कामयाब होने के लिए उनको सीधा करना पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं होता। तो ज़िंदगी में आने वाली वक्ती परेशानियों से घबराने की जगह उनका डट कर मुकाबला करें और कामयाबी की जानिब कदम बढ़ाते जाएं। और जब आप डट कर मुकाबला करते हैं ना, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्द मदद खुदा। तो जनाब इसी अगर हम बात को अच्छे से समझ लेंगे और थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद खुद करता है। गैबी मदद होती है, आपके काम कैसे हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, बस हिम्मत करने की देर होती है। इसी अच्छी बात के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। वफाकी बजट ने गजब ढा दिया। हुकूमत एडवांस टैक्स पर पेट्रोलियम डीलर्स को नहीं मना पाई। मुल्क भर में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। सर्विसेज सेक्टर पर टैक्सों की भरमार के खिलाफ तनख्वाहदार तबका भी आज एहतजाज पर है। महंगाई में पिसी अवाम के लिए बिजली के बिल वबाले जान बन गए। हुकूमत ने फी यूनिट कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। बिजली का यूनिट 29 रुपए से 35 रुपए का हो गया। आम घर का बिजली का बिल कितना बढ़ेगा, ये आज जानेंगे प्रोग्राम में। थ्रोबॉल की दुनिया में बड़ा कारनामा। कोलंबो में मुनक्किदा एशियन स्कूल थ्रोबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तलबा की शानदार कारकर्दगी। कांसी का तमगा जीतने वाला दस्ता आज दुनिया बोल है में मेहमान होगा। और ऐसा शेर जिसकी बहादुरी के किस्से दुश्मन आज भी सुनाता है। पाक सरजमीन को वो जवान कर्नल शेर खान कहलाता है। कौम के बहादुर सपूत को कौम का सलाम। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर के यौम शहादत पर उनकी बहादुरी की दास्तान सुनाएंगे। जी जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबर जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। और मसला जो है वो अवामी मसला है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल गाड़ी में डलता है तो सिलसिला चलता है, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अलबत्ता पेट्रोल जब सस्ता होता है तो कुछ भी सस्ता नहीं होता। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। और अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से कि जो बजट आया उसने गजब ढा दिया। हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज है। और आज पेट्रोलियम डीलर्स की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई है। तमाम पेट्रोल पंप्स को रात 12 बजे ही बंद कर दिया गया था। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल डिवीजन FBR हुकाम पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी का इजलास हुआ। टैक्सेस के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल डीजल की फराहमी जारी रखें। पावर डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका एलामिया जारी हो गया है। ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। एसोसिएशन के अहदेदार के इंतकाल पर सिर्फ इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ली है। कराची में ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स इस वक्त बंद हैं। इस वक्त कफील अहमद हमारे नुमाइंदे कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आसिफ शहजाद ने पेशावर से ज्वाइन किया है। तो पहले पेशावर चलते हैं। आसिफ बताइएगा क्या सूरत हाल है पेशावर में? जी आसिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आज देखें, पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से जो कॉल दी गई है उसके हवाले से जो पेशावर भर में पंप हैं वो बंद हैं। जो दीगर पंपों के साथ जो सरकारी पंप हैं वो खुले हैं, लेकिन कहीं पर पेट्रोल जो है वो शहरियों को मिल रहा है। लेकिन बेशतर पेट्रोल पंप बंद होने से शहरी जो हैं वो पेट्रोल के हुसूल के लिए एक पंप से दूसरे पंप जा रहे हैं, लेकिन उनको पेट्रोल जो है वो मुयसर नहीं है। इस हवाले से जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि सुबह सवेरे ये पंप बंद किए गए तो उनको मुश्किलात का सामना इसलिए हुआ है कि बच्चों ने ट्यूशन के लिए जाना होता है, तो उनको जो ट्यूशन के लिए ले जाना के मुश्किलात का सामना है। जबकि जो डीलर्स है वो कहते हैं हम पर जो एडवांस टैक्स लगाया गया उस हवाले से हमें मुश्किलात का सामना है। जो एडवांस टैक्स 0.5% है, ये उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। भारी भरकम टैक्सेस हम पहले से दे रहे हैं
तो उस हवाले से हमारे ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाना जो है वो हुकूमत की जानिब से ज़्यादती है। इस हवाले से जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है उनके मुज़ाकरात भी जारी हैं, जो कि ज़िला इंतज़ामिया और दीगर लोग हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं ताकि शहरियों को पेट्रोल का हुसूल मुमकिन हो सके। लेकिन उनका कहना है जो मरकज़ी क़यादत की जानिब से उनको कॉल दी गई है उसी पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। आसिफ बताइएगा शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है? जी देखें, शहरी जो हैं वो इस हवाले से इंतहाई परेशान है क्योंकि स्कूलों की तो छुट्टियां हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो ट्यूशन के लिए जाते हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन जो हैं वो ऑफिस जा रही हैं। हम ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहती है। जी मैडम, क्या कहती हैं, क्या मुश्किलात हैं? पेट्रोल नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, गुलबहार का ये शेल पंप है और पेट्रोल नहीं है। हमारे बच्चे, हम लोग बाइक पे नौकरी करने जाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप बंद है। रक्शे वालों ने भी बहुत ज़्यादा रेट हाई किया हुआ है। अगर वो थोड़े से भी जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तो यही कहते हैं 400 रुपये, गुलबहार से फैसल मोर अड्डे तक जाएँ तो कहते हैं 500 रुपये। तो ये एक नाजायज़ किस्म की वो बातें शुरू हुई है महंगाई के हाथों। तो आप बताएंगे हम क्या करें। दूसरा ये कि जाता भी हो तो जनाने को देख के उससे रोटी भी, चावल भी, चीनी, आटा जो भी ख़रीदा होता है रक्शे वाला छीन लेता है। इस वक्त गुलबहार में ये शेल पंप के सामने जितने भी रक्शे वाले हैं वो रोटी के चोर है। और मैं गुलबहार के नाजिम की बेवा हूँ, मेरे अपने यतीम बच्चे, मैं नौकरी पे जाती हूँ, काम पे जाती हूँ, मगर पेट्रोल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है, ख़वातीन जो हैं वो रक्शे में जाती हैं, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी किराए बढ़ा दिए हैं। तो इस हवाले से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। वो कहते हैं जो पेट्रोल का हुसूल उनको मुश्किल है, तो कुछ पंप खुले हुए वहाँ से पेट्रोल डलवाया जाए ताकि वो जो किराए हैं वो कम किए जाएँ। ऐसे ही एक दिन की हड़ताल पर इस तरह के किराए बढ़ा देना ये शहरियों के साथ ज़्यादती है। तो शहरी इस हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनकी बात सुनी जाए ताकि उनके मसाइल हल हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ शहजाद, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम है और सभी के लिए है, और उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह करे कि मुज़ाकरात दोबारा सिलसिला शुरू हो और ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और क्या कमाल ये करके आए हैं माशाल्लाह से। ये चारों जो मेरे इर्द आपको नज़र आ रहे हैं, जिनमें मेरे साथ मौजूद हैं रिदा है, हानिया है, अयान है, शाहान है, इनको मैं वेलकम करूँगी अपने शो में। हालिया दिनों में श्रीलंका के शहर कोलंबो में होने वाली एशियन स्कूल थ्रोबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तलबा के ग्रुप ने कांसी का तमगा जीतकर मुल्क का नाम फख्र से बुलंद किया है। बड़े एक्साइटेड हैं बच्चे माशाल्लाह, और ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। कैमरामैन दिखाएं, ये मुस्कुरा रहे हैं। ये है जी रिदा और हानिया, दोनों मेरे इस तरफ बैठी हुई हैं। तो लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं ना, तो मैं हानिया आपसे स्टार्ट करती हूँ। मुझे बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। आप लोग जब कोलंबो पहुँचे तो बड़े एक्साइटेड होंगे, तैयारी थी उस तरह? जी तैयारी तो हम लोगों ने पूरी की थी। कैंप्स वगैरह में बिल्कुल जोश से हमने प्रैक्टिस वगैरह की थी। और कोलंबो के शहर में जब हम लोग पहुँचे तो लाइक हम लोग कोलंबो में जब मैच नहीं था, हमारा माथुरा में मैच था ना, उसके बाद भी हम लोग कोलंबो में पहुँच के भी फिर हमारी 4 घंटे की फ़्लाइट थी, फ्लाइट कह रही ड्राइव थी। सही, तो 4 घंटे का ट्रैवल था। उसके बाद आप लोग वहाँ पहुँचे, तो आप लोगों के साथ कौन कौन था टीम के अलावा? टीम के अलावा हमारे पाकिस्तान थ्रोबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट सर मकबूल अराइन थे, और मिस फाइजा भी थी हमारे साथ, और हमारे कोच थे सरदनान जी। ओके, तो मुझे बताइएगा रिदा, कितनी प्रैक्टिस करते थे आप लोग, ट्रेनिंग कितनी हम लोग डेली, हम 2-2 घंटे के हमारे कैंप्स होते थे, नो स्किपिंग, मतलब हम डेली आते थे। एंड घर पे भी हमारी बहुत मेहनत थी, अपने सिबलिंग्स के साथ कंटिन्यूस में खेलते थे हम। कोई मतलब मैं तो 2 आवर्स का रेस्ट लेती थी डेली, बिकॉज जो आते थे उसके 2 घंटे की प्रैक्टिस होती थी और घर पे भी 2 घंटे की होती थी। यानी 4 घंटे की ट्रेनिंग होती थी। ये तो मैंडेटरी थी मेरी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी अयान, अब आप मुझे बताएं, आप इतने खामोश क्यों हैं? अब आप बोलेंगे आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं तो मैं बोलता क्या, लेकिन आप मुस्कुरा भी नहीं रहे ना। मुझे बताएं कैसा लग रहा है? आप लोग वही मेडल्स लेके आए हैं, तो एक्साइटेड आपको होना चाहिए ज़्यादा। जी हैं आप? एक्सप्रेस नहीं कर रहे? जी मैं अच्छा, मुझे बताएं कैसा रहा वहाँ पे आपका गेम, मैच कैसा रहा? मैच अच्छा था हमारा पहला मैच था श्रीलंका के साथ, वो हम हार गए थे।
दूसरा हमारा इंडिया के साथ था, वो भी हार गए थे। उसमें आप हंसे नहीं आप इस बात पे कि इंडिया के साथ आप लोग मैच हार गए थे। खैर चलिए, हार और जीत तो गेम का हिस्सा है, लेकिन हमें ज़्यादा खुशी होती है अगर इंडिया को हरा देते ना। हम 2 पॉइंट से हारे थे बस। अच्छा 2 पॉइंट से, यानी कि बड़ा क्लोज था। हमने कोशिश तो की, लेकिन वो एंड पॉइंट पे आके थोड़ा हो गया। लेकिन हमारी बिल्कुल कोशिश थी, हम लोग बिल्कुल ऑन पॉइंट थे कि हम किसी भी सेकंड जीत सकते थे, लेकिन बाजी पलट गई। जाहिर है गेम में ऐसा हो जाता है सम टाइम। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि फिर नेपाल के साथ टफ थी फाइट? नेपाल के साथ टफ थी फाइट। नेपाल में शुरू में पहले वो लोग आगे थे, हम लोग पीछे थे, लेकिन फिर हमने कमबैक किया था। पहला सेट हमने उन्हें हराया था 21-25 से, एंड दूसरा सेट हमने हराया था 23-25 से। ज़बरदस्त। अच्छा शाहान, मुझे अभी हम आपस में बातें कर रहे थे तो मुझे बताया रिदा ने कि हमने को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। 12 डेज़ की प्रैक्टिस के साथ हम लोगों ने ये इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, आना जाना मुश्किल था, लेकिन हमने अपने सेंस हमें जीतना था, और बाहर जाके कोलंबो में ऑब्वियसली इतनी बाहर इंटरनेशनल एक स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें भी अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी मेहनत दिखानी थी। तो हम लोग गए, प्रैक्टिस करी 2-3 घंटे, और जितनी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी हमें वो सब कुछ वसूल करना पड़ा। सही। चले मैं नाज़रीन को दिखा दूँ, ये देखिए जनाब, इनके सर्टिफिकेट्स भी हैं ये, जिसमें कि इनके हवाले से बताया गया है कि इन्होंने सेकंड रनर अप है रिदा और सेकंड रनर अप है हानिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ 12 दिनों की प्रैक्टिस, उसके बाद अगर ये बच्चे, इनके पास अगर प्रॉपर वसाइल होंगे, अगर इनको पूरी सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, और इनके अच्छे कोचेज़ होंगे और इनको मोटिवेट किया जाता रहेगा, तो ये बग़ैर किसी मेहनत के, ज़्यादा मेहनत के, अगर ये ब्रॉन्ज़ मेडल ला सकते हैं तो फिर ये गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं अनडाउटेडली। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इनकी मुलाकात आपसे करवा के। अच्छा मुझे बताइएगा हानिया, आप कि आपको कैसे ये शौक पैदा हुआ थ्रोबॉल? लड़कियों को कहा जाता है तुम क्या कर रही हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। वो नहीं, मुझे बचपन से वैसे भी स्पोर्ट्स में बहुत शौक था। थ्रोबॉल का इतना नहीं था, वैसे भी थ्रोबॉल का इतना स्कोप नहीं था पहले भी। मैं ज़्यादा टूवर्ड्स बास्केटबॉल और क्रिकेट की तरफ ज़्यादा था, लेकिन मेरे बाबा का जहाँ पे एकेडमी है ना, मेरे बाबा का वहाँ पे आना जाना रहता था, उन्होंने एकेडमी देखी तो मुझे वहाँ पे एकेडमी में उन्होंने कहा घर में हानिया बहुत तंग करती है, इसको तो किसी काम लगाए ना हम। चलो बेटा शाबाश, वहाँ पे एकेडमी देखी है मैंने, वहाँ डेली जाया करो, कुछ तुम्हारा मतलब जाहिर है कुछ एक्टिविटी भी होगी, हेल्दी एक्टिविटी है। रिदा आपका क्या? मोरओवर अबाउट पेरेंट्स की भी बहुत सपोर्ट थी, बिकॉज कुछ लोगों का होता है कि नहीं जाओ नहीं कर सकते तुम लोगों की मतलब 10-12 दिन की प्रैक्टिस है। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे टीचर्स ने किया, बिकॉज इतने कम टाइम में, मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग ऐसे थे कि खेला ही नहीं जा रहा था हम लोगों से, बट दे वर द ओनली वन, मतलब जो कंटिन्यूस पे सपोर्ट पे थे कि कर सकते हो, नाम दिए तो कर सकते हो। हमारे सर फैज़ान, मिस आयशा, सर अदनान, सर मकबूल, मिस फ़ायज़ा, इन सब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इन सब की ही सपोर्ट की वजह से हमारे मेडल्स आए हैं, बिकॉज अगर इन लोगों का एक होता कि नहीं इतने दिन में क्या ही कर लोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता था, बट इनकी ही सपोर्ट थी। और हमारे मेनली पेरेंट्स, मिस सरवत, सब ने, हमारे डेली कैंप्स हो रहे थे, हमारे कभी स्कूल में थे तो कभी हमारे नाज़मा 2 में लग रहे थे, पेरेंट्स की भी बहुत सपोर्ट थी। मोरोवर फैमिली ने भी बहुत किया, मिस सरवत, स्कूल वालों ने बहुत किया, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा अयान, आप बताओ कि यहाँ पे जब आप लोग गए हो कोलंबो, तो फिर टिकट्स का अरेंज कैसे हुआ? स्कूल ने किया, पेरेंट्स ने किया, कैसे हुआ? वो स्कूल और पाकिस्तान फेडरेशन दोनों ने मिलके ऑर्गेनाइज किया था सारी चीज़ें। अच्छा, तो यानी आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फाइनेंस के हवाले से? नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा फेडरेशन ने तो आप लोगों को सपोर्ट किया है, काश के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी करता। अच्छा शाहान, मुझे आप ये बताओ कि आपने किस तरह ज्वाइन किया थ्रोबॉल को, मतलब कोई शौक शुरू से था या फिर कैसे? जी, मैं स्कूल में खेलता रहता हूँ। हमारे स्कूल के अंदर कैंपसेस के दौरान भी कोई वो होते हैं, इंटर कैंपस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसकी वजह से शौक़ पैदा हुआ। और उसके बाद हमारी जो कोच थे हमारे स्कूल के, उन्होंने फिर हमें रिकमेंड करा कि एक इंटरनेशनल थ्रोबॉल कंपटीशन हो रहा है श्रीलंका में। तो मैं इसके अंदर थोड़ा इंट्रीग हुआ और मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने उनसे पूछा, बातचीत करी, इन्फॉर्मेशन लिया, तो मेरे पेरेंट्स को भी हाँ मिल गई, उन्होंने भी हाँ दे दी। उन्होंने बोले ठीक है जाओ कर लो। फिर उसके बाद से ट्रेनिंग शुरू हो गई हमारी। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग पढ़ क्या रहे हैं? आप किस ग्रेड में? हम O3 में। O3 में? आप भी O3 में? जी। और हानिया? मैंने O3 पास कर लिया, नहीं पेपर्स दे दिए, उसका रिजल्ट आने हैं अभी अगस्त में। अल्लाह खैर करे। अच्छा मैं 8 में प्रमोट हुई हूँ। अच्छा 8 में, सबसे छोटी रिदा है। तो आप लोगों की टीम में कितने मतलब कितने प्लेयर्स थे? इन टोटल हम 14 गए थे। हमारा कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर वगैरह कुछ भी नहीं था कि अगर हम इंजर्ड भी थे, कुछ भी हो जाता, तो हमें ही खेलना था। लाइक इंडिया और श्रीलंका के टोटल 30 लोग आए थे, मतलब 15 एक भी नहीं, ज्यादा
मतलब उनके 17 to 18 तो थे ही थे, 5 से 6 लोग तो उनके थे ही। स्विच कर रहे थे ताकि कोई बंदा थक गया तो उसको रिप्लेस करें। हमारा ये नहीं था, हमने 3 मैचेस खेले। कम आप लोग यहाँ जब आप लोग यहाँ से एज अ टीम चूज होके गए तो बैकअप भी चूज हो जाता, क्यों नहीं किया? पीछे से इतनी सपोर्ट नहीं थी, स्पेसिफिक हर किसी के होम से इतनी सपोर्ट नहीं मिलती ना। नहीं, मसला ये भी है कि थ्रो बॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं और कहते हैं कि मोस्टली कि इसको एक नाम दिया हुआ है लड़कियों का स्पोर्ट्स। हम लड़कों के पास ज़्यादा वो टीम मेंबर्स आते नहीं है, बोलते हैं लड़कियों का स्पोर्ट्स है, क्यों खेल रहे हो, ऐसे खेल रहे हो। लेकिन जब हम लोग श्रीलंका जाके पहुँचे वहाँ पे देखा कि जो बॉयज़ टीम थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी वहाँ की, और हम लोग को उनको बहुत टक्कर का मुकाबले देखे, जैसे इंडिया की टीम है उनको हम लोग को टक्कर का मुकाबले देकर फिर हम लोग फिर भी हारे क्योंकि उनकी वैसे स्विच होती जा रही थी, होती जा रही थी। तो कोई भी खेल सकता है, ये क्या बात हुई कि लड़कियों की गेम है ये लड़कों की गेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली तभी उसको हम लोग को बस ये वो कहते होंगे जो नहीं खेल सकते हैं, जो बात है वो बस डिमोटिवेट तो करना होता है। उधर कैच फेंकना इधर तो कैच, आओ ना फिर करो ना मुकाबला, अगर कैच है तो फिर आप खेलो हमारे साथ। कहने की बात होती है, बट हमें भी पहले यही था कि बहुत इजी गेम है, बट जब हमें रूल्स पता चले ना, बहुत रूल्स हैं इस गेम के, रूल्स उसमें जब पता चले लाइक आपकी सर्व नेट वगैरह का बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट मेरी मुझे गेम के बारे में बताएं, क्या रूल्स हैं इसमें? लाइक सर्विस लाइन होती है, 3 कोर्ट्स होते हैं, एक होता है डेंजर कोर्ट होता है, उसके पीछे वाले पे 2 खड़े होते हैं, मिड में 3 होते हैं और 2 आपके बैकअप पे होते हैं। इन टोटल 7 मेंबर्स की एक टीम होती है और एक को सर्व करने पे स्टार्ट होता है। एक सर्विस लाइन होती है, सर्विस लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लाइन कट हो जाती है और आपको इतने पे फेंकना होता है कि आपकी नेट क्रॉस हो ही हो, और आप इतने ज़्यादा पे नहीं फेंक सकते कि आपका जो है कोर्ट से बाहर चली जाए सामने वाले की, वो आपका फॉल्ट होगा, आपकी रोटेशन हो जाती है। अगर नेट टच हो गया तो आपकी रोटेशन हो जाएगी और आपकी वजह से टीम का पूरा पॉइंट जाएगा और सामने वाले को प्लस पॉइंट मिलेगा। और लाइक शिफ्ट नहीं कर सकते, अगर लेफ्ट से पकड़ा है तो लेफ्ट से ही आपको पावर लगा के फेंकनी है और राइट से पकड़ा है तो राइट से ही फेंकनी है। अगर आप शिफ्ट भी करोगे तब भी आपका पॉइंट जाएगा। और ये बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि जिनका पावर हैंड मोर राइट होता है ओवर वो मेरा लेफ्ट इतना पावर हैंड नहीं है, मेरा राइट है, उसमें राइट ही हूँ। तो लेफ्ट और ना अगर जैसे अब बहुत मुश्किल है, अब वो लेफ्ट से बहुत प्रेशर से आती है बॉल है तो लाइक राइट पे शिफ्ट होना पड़ता है, वो आपके पाँवों की मूवमेंट देखनी पड़ती है। तो देखिए ना, ये इतना गेम कोई भी आसान नहीं होता, जाहिर है। और जब बाकी टीमें बाकायदा प्रैक्टिस के साथ तगड़ी बन के आई हो तो फिर तो गेम और मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ बात आ गई पावर की, तो मैं ये देख रही हूँ आप इतने पतले पतले से हैं, पावर कहाँ से आई थी? मतलब थ्रो करना इतनी जोर से प्रेशर से करना पड़ता है, तो बाजू का तो आप खुद ही घूम जाते होंगे। नहीं, वहाँ पे जब जान लगाते हैं इतनी जो आवर्स हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, शोल्डर्स और बाजू हमारे फिर आदत बन जाती है उनको। और डाइट का ख्याल रखते हैं? जी डाइट का तो ख्याल रख रहे हैं। क्या खाते हैं? डेली अब सुबह उठ के अंडे पराठा तो डेली हम पाकिस्तानियों का तो है, और वो उसको इनटेक उसकी बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा होता है कि गेम से पहले आपको कुछ भूखा रहना है या कुछ ऐसा? डिपेंड करता है, अगर हमें बस इतनी इनटेक रखनी है ताकि हम लोग वॉमिट ना करें खेलते हुए दौरान, लेकिन इतनी हो कि एनर्जी फुल 2-2 घंटे ज़्यादा मुश्किल। मोर ओवर जो अब हमारे गेम की ट्रेनिंग्स चल रही थी तो उससे पहले हम लोग का जंक बंद करा दिया था, हम लोग की मतलब कार्बोनिक ड्रिंक्स वगैरह सब बंद करा दिया था कि आप लोगों को वो नहीं है, बिकॉज जंक के हिसाब से लड़कियाँ तो लड़कियों का स्टेमिना इतना नहीं होता, तो स्पेशली सब ने लड़कियों का तो बंद करा ही दिया था कि जो है आप लोग नहीं खा सकते ना। मैंने जंक खाया, वो 10 to 15 डेज बहुत वो था उसमें ना, अल्लाह मौत आ रही होगी ऐसी। अच्छा चलिए जी, अब मैं चाहूँगी कि फाइनली आप कोई छोटा सा एक मैसेज अगर दे दें इस गेम के हवाले से, या कुछ अगर आपने फील किया है इस इवेंट में जाने के बाद तो आप इस प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं। मोर ओवर आपको बस अपने ऊपर और अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। हमारी 10 से 12 दिन की प्रैक्टिस थी, बट फिर भी हम लाए मेडल्स हमने किया, बिकॉज वो जो लोग थे लाइक श्रीलंका की टीम की 7 मंथ्स की प्रैक्टिस थी, अंडरस्टैंड, मतलब 7, और इंडिया वाले 5 to 4 मंथ्स की प्रैक्टिस पे थे, और हम वी वर द ओनली वन जिसकी 10 से 12 दिन की प्रैक्टिस नहीं, फिर ये बिल्कुल इस पर काम तो बस होना चाहिए। अल्लाह ताला की फेथ पे आपको रखना है, सपोर्ट भी मिले, बहुत जरूरी है। चले जी, हानिया, रिदा और अयान और शहान, आप चारों का बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, ऐसे खेलते रहे, मुल्क का नाम रोशन करते रहे। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, बात करते हैं मुल्क में इन दिनों बिजली बिलों में हालिया इजाफे ने अवाम को दोहरी मुश्किलात का शिकार बना दिया है। सारिफीन जहां पर माहाना बिल 5 से 6 हज़ार रुपये अदा कर रहे हैं, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि बिल अब 15 हज़ार तक पहुँच चुका है।
जिनका बिल 30,000 आता था वो 50,000 तक पहुंच गया है। यानी तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार अपनी कमाई का आधा हिस्सा बिजली का बिल भरने में खर्च कर दे तो फिर घर का गुजारा कैसे मुमकिन होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। ऐसे में बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। यूनिट बताया जा रहा है कि पहले 29 रुपये का था, वो 35 रुपये का कर दिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बिजली का बिल अब कितना बढ़ के आएगा। इस वक्त एनर्जी एक्सपर्ट तशर अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, बिजली के बिल जो हैं वो वाकई वबाले जान बने हुए हैं, आपने महसूस किया? देखिए, वबाले जान से ज्यादा ये इस मुल्क की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अच्छा। आपने देखा कि आजाद कश्मीर में लोगों ने क्या किया बिजली के बिलों के ऊपर, वो किस नैज पे चले गए। दिल्ली पाकिस्तान में, केपीके में या पंजाब में, बलोचिस्तान में कितने प्रोटेस्ट एहतजाज हो रहे हैं। ये खाली बिलों का इजाफा नहीं है, ये यकीन करें कि पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज कर रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे हम जब कभी नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट देखते हैं कि देखिए एक गोली चलाए बगैर देखें पाकिस्तान ने कैसे घुटने टेक दिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बिजली का सेक्टर है इसने वाकई हमें यही कर दिया है। और ये क्यों किया है? इसलिए कि हमने चले आईपीपी लगाया हुआ तो ठीक है, लेकिन पिछले नवाज शरीफ के दौर में जो एलएनजी के प्रोजेक्ट लगे और जो इंपोर्टेड कोल के लगे, इन दोनों ने पाकिस्तान को सच्ची बाबतों कंगाल कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म दुनिया भर में कहते हैं कि हम बैगिंग बॉल बन गए हैं। अब वो जो बैगिंग बॉल जिसे कहते हैं वो बन गया, यानी कटोरा बन गया मांगने का। अब उसका असर एक आवाम तक आ रहा है और ये बड़ा खतरनाक है। आप देखिए, आप अपने कैमरामैन से पूछिए उसकी सैलरी कितनी है, उसका बिल कितना आया है और ये आगे क्या बनेगा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आज भी मुमकिन है कि हम बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं 6 माह के अंदर। कैसे? ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मियां नवाज शरीफ को लेटर ओपन लिखा गया है कि ये जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है 600 बिलियन, ये 300 बिलियन हो सकते हैं। 300 अरब का जो ये बोझ यहाँ पे सार्फिन पे मुंतकिल हुआ है, ये कम कर सकते हैं। इसी तरह वो पावर प्लांट जो रिटायर्ड होने चाहिए, आईपीपी जिनके 25 साल पूरे हो गए हैं, उनको रिटायर्ड नहीं कर दिया गया। लेकिन एक नाम सुना होगा आपने, एक इदारा है जिसका काम है नेपरा, जो बना इसलिए था सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस इदारे ने वही काम किया जो फलस्तीन में इसराइल कर रहा है। आप यकीन कीजिए। मैं चाहूंगी अब्बासी साहब, ये जो आपने 6 महीने में कहा है ना कि इसका हल निकल सकता है, बिजली के बिल कम हो सकते हैं, मुझे वो हल बताएं क्या है। 6 महीने का कहा है, मैं आपको कहता हूँ विद इन नेक्स्ट 10 मिनट। 10 मिनट क्या है? वो जो पावर प्लांट आईपीपी 25 साल जिनके पूरे हो गए हैं, उनको रिटायर्ड करने में एक क्लिक, एक बटन है एनपीसी कंट्रोल सेंटर में, उनको अब रिटायर्ड कर दे, उनकी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। वो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मेरे यहाँ पर सार्फिन पे जा रही है। अब तो सार्फिन पे जा रही है, अब तो 6 महीने बड़ी दूर की बात कर रही है। नहीं, 6 महीने तो आपने ही कहा था, लिखा गया, कन्वे किया गया, बड़ा बोल्डली कहा गया। सही। एक असल बात है, अगर पाकिस्तान का हर सुनने वाला एक बात किसी तरह करे कि किस तरह अपने वजीर आजम को, अपनी इस कैबिनेट को बद्दा कहे, आप लोग कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। देखिए बात यहाँ तक चली गई है, आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान से फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं इसराइल फलस्तीनियों को क्या कर रहा है, शहीद कर रहा। नहीं, लेकिन अब्बासी साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम के वज़ीर आज़म से कहे कि आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम तो बेचारी गलियों में निकली हुई है, सड़कों पर निकली हुई है, जगह जगह एहतजाज करती फिर रही है कि भाई कुछ सोचो, क्या कर रहे हो। कहने का मकसद ये है कि अभी सिंध गवर्नमेंट को मैंने देखा है कुछ सीरियसनेस वो दिखा रहे हैं सोलर सिस्टम के ऊपर, कि उन्होंने कहा है कि आसान इकसात पर लोगों को दिए जाए, लोग सोलर पर चले जाएं। इसका हल क्या गया फिर अब? देखिए ये लोग तो इस तरह कर रहे हैं कि कमेटियां डाल के, अपनी जेवर बेच के, बाल मवेशी बेच के सोलर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सोलर लगा रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि वो नेशनल ग्रिड में बिजली की कंजम्पशन कम से कम होगी, यानी हर महीने 10% कम होगी। यानी आप समझ लें कि जितनी बिजली बनती है 50% घरेलू सार्फिन ले रहे हैं।
अगर ये निकल गए तो फिर बिजली की यूनिट का होगा 450 रुपये होगा, इसलिए कि बिजली लेने वाला कोई नहीं है। जब लेने वाला कोई नहीं है तो जो पावर प्लांट जो वेटिंग में है उसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी, जैसे कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, या बेचारे जो फ्लैट में रहते हैं वो नहीं लगा सकते। ये तो बड़ी आप अजीब सी बात कर रहे हैं अब्बासी साहब। आपका तो कहने का मकसद फिर ये हो गया कि गरीब बंदा करे तो करे क्या, बिल पे करे तो प्रॉब्लम में है, सोलर लगाए तो प्रॉब्लम है, कि फिर वो इंडस्ट्रीज को महंगी बिजली मिलेगी तो चीजें महंगी बिकेंगी, तो फिर हमें करना क्या है? नहीं, देखिए ऐसे कि जो सोलर लगाता है, जैसे मैंने लगाया, मैं तो बिल से आजाद हो गया, मैं तो उल्टा बिजली ग्रिड में भेज रहा हूँ। हाँ। बिल से वो आजाद हो गया, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्री को जो बिजली मिलेगी वो जाहिर है महंगी मिलेगी, क्योंकि ये जो 45,000 मेगावाट है ये हमने चाहे आधे कंज्यूमर रह जाए उन पर डिवाइड करके देनी है। नहीं, देखिए जब आप सोलर लगा लेंगे, सिस्टम को आप बिजली देंगे तो एटलीस्ट लोड शेडिंग में कमी आएगी, ये डिमांड सप्लाई वाला मसला हल होगा। आप थोड़ा पॉजिटिव रुख भी तो उसका देखें ना। नहीं, देखिए वो डिमांड नहीं है, ये इसका पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा है। इसका तो देखिए अभी एक मैंने राइटिंग भी भेजी है कि आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसकी कोई इमिशन नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी है, एक बंदा घर में लगा रहा है। वैसे तो कोयला कहाँ से आ रहा है, जनूबी अफ्रीका से आ रहा है, LNG कतर से आ रही है, ये तो आप घर में सोलर बना रहे हैं, इसके तो बेशुमार फवायद है। असल मसला ये है कि जो इन्होंने बिजली के पावर प्लांट लगाए हैं इस हिसाब से लगाए थे कि सोलर इतना प्रमोट नहीं होगा और बिजली वो लोग लेंगे। इनकी जो प्लानिंग है एहसन इकबाल और शायद फकान अब्बासी की, वो असल में फेल हो गई है। असल चीज़ ये हुई है, आप इस चीज़ को समझें, ये एक बड़ा यानी बड़ा बारीक सा पॉइंट है। ये इसलिए बिजली की कीमत बढ़ रही है। देखिए सोलर तो आप ये देखें कि तकरीबन पिछले मुझे आखिर में बस आप ये बता दें अब्बासी साहब कि इस मसले का हल क्या, पावर प्लांट बंद कर दें सारे? पावर प्लांट बंद तो आप कर नहीं सकते। आपके पावर परचेज चाइनीज सीपैक के साथ 25-25 साल के एग्रीमेंट हैं। जिनके 25 साल हो गए उनको जी आप अगले आधे घंटे में रिटायर्ड कर सकते हैं, ये इमीडिएट हल है। फिर क्या होगा? 2 घंटे में, 2 मिनट में। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है, यानी जो बगैर चले, आपने सुना होगा पैसे उनको दे रहे हैं, वो पैसे बिजली के बिलों में नहीं आएंगे। हमारी 10 से 15% कीमत कम हो जाएगी। तो ये इतनी सादा सी बात हुकूमत को समझ क्यों नहीं आ रही? हाँ, ये सवाल वो है कि पूछना चाहिए ये IPPs किसके हैं, जो निकलना नहीं चाहते, जो रिटायर्ड नहीं होना चाहते, जो पैसे लेना चाहते गवर्नमेंट से। और इतनी कमजोर गवर्नमेंट जो लोगों के लिए होती है, अगर हमारे लिए सोचे तो ये कर सकते हैं। अगर चले जी, अगर ये सोचे तो ये कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सोचना नहीं चाह रहे, जाहिर है अपना अपना मफाद भी है, लेकिन मेरी ये गुजारिश यही होगी कि एक पेशेंट्स की मद में जो पैसा जा रहा है और आवाम की जेबों से निकल रहा है, खुदारा कुछ किया जाए, इस मुल्क पर रहम करें, शहरियों पर रहम करें। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके मशवरे के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी बड़ी ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, जिनको मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद है आपको भी उतनी खुशी होगी। इस वक्त मारूफ पाकिस्तानी नॉवल निगार हैं सफ़ीना दानिश इलाही, जो कि मेरे साथ मौजूद है। सफ़ीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर शो। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आपसे मिलके। अब मैं ये बता दूं कि इनकी किताब है द आइडल स्टैंस ऑफ टिपलर पिजन, जो कि आलमी सतह पर पजीराई के बाद अब एशियन फिक्शन प्राइज़ के लिए इसको नामजद किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। एशिया भर से 6 किताबें हैं और इस एजाज़ के लिए जो कि नामजद हुई हैं, जिनमें से पाकिस्तान से वाहिद सफ़ीना है जो कि इस दौड़ में शामिल हैं। तो इस एजाज़ की जो दौड़ है उसमें सफ़ीना के साथ 2 भारतीय राइटर्स भी हैं जो कि इसमें शामिल हैं। इस कामयाबी पर सफ़ीना से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि सफ़ीना पोइट भी हैं, लॉयर भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, तो ये बहुत कुछ करती हैं। सफ़ीना, कैसे मैनेज करती हैं आप? ये बस आई थिंक जिस चीज़ का शौक हो फिर टाइम तो मैनेज हो ही जाता है उस शौक के अराउंड। अच्छा, जो बंदा इंटेलेक्ट भी रखता हो, फिर ऊपर से लॉयर भी हो,
लिखना पढ़ना भी जानता हो तो फिर उससे आप जीत नहीं सकते। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जिस भी इशू को रेज करेंगी और उसको आप अगर लिखेंगी या उस पर बात करेंगी तो बिल्कुल उसको जस्टिफाई करेंगी, क्योंकि आपने कानून भी पढ़ लिया है। बाकी लिखना तो खैर जाहिर है, कमाल है आपका कि अब नॉमिनेट भी आप हो गई हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ज़रा बताइएगा, ये जो द आइडल स्टांस ऑफ द टिपलर पिजन है, ये नाम कैसे आपके जहन में आया? नाम ऐसे आया कि देखिए, हमने कराची में हमेशा से जो हमारी तारें नहीं होती उस पे एक ग्रे कलर की पिजन बैठी हुई होती है, और ये हमने पूरे कराची में देखा है, तारें भी बहुत हैं, पिजन्स भी बहुत हैं। तो मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की कि ये क्या है ये परिंदा। तो इसमें मैंने एक बल्कि पैसेज भी लिखा हुआ है जिसमें वो एक वालिद जो है अपने बच्चों से पूछ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि आपको पता है इस पिजन के बारे में कि ये देखने में तो लगता है कि ये सिर्फ बैठी हुई हैं पूरा दिन कुछ नहीं करती, मगर ये एक्चुअली रेस पिजन्स होती हैं जो बहुत तेज़ और बहुत दूर तक उड़ सकती हैं। तो वो ये मैसेज देना चाह रहे होते हैं कि थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। थोड़ी सी रिसर्च किया करें, ऑब्जर्व करें। अच्छा, बड़े ये लोग ना सीक्वेंस से बैठे होते हैं और बड़े काम भी होते हैं, तो ऑब्वियसली आपने इनकी कुछ ऐसी खुसूसियात नोटिस की होंगी कि जिसको फिर आपने सोचा होगा कि इसके साथ जोड़ना चाहिए। अच्छा, मैं देख रही हूँ द वर्क ऑफ एन इनेट स्टोरी टेलर मुनीज़ा शम्सी। मुनीज़ा शम्सी कौन है? कामिला शम्सी की वालिदा हैं और लिटरेरी क्रिटिक हैं, तो पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर लिटरेरी क्रिटिक। अच्छा, मुझे लगा शायद उनका कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें भी साथ नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट बेसिकली जब किताब तैयार होती है तो उसमें बाकी राइटर्स जो होते हैं वो उनके आप ब्लर्ब्स लेते हैं कि उन्होंने किताब पढ़ के उसके बारे में क्या समझा। तो एक और है डेजी रॉकवेल, वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की विनर हैं, तो उन्होंने भी किताब पढ़ी, उनको भी काफ़ी पसंद आई, तो फिर हम वो एंडोर्समेंट डालते हैं किताब के ऊपर ताकि रीडर को पता चले कि सही कि इन लोगों ने एंडोर्स की है। ज़ाहिर है जब इनको पसंद आई है तो हमें क्यों नहीं पसंद आएगी। ठीक है। अच्छा सफीना, मैंने इसमें जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा है इसके बारे में, आपने इसमें जो एम्फसाइज किया है वो क्लास डिवीजन पे किया है कि लोगों का जो रवैया होता है, बिहेवियर चेंज होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो कि आपकी मदद के लिए आपके घर में होते हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि इस बुक में जो स्टोरी है बिल्कुल उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व की हैं और उसके बाद उनको हाईलाइट किया है। कैसे आपके जहन में ये स्टोरी आई, कहाँ से शुरू हुआ? मुझे हमेशा से ये मैं काफ़ी इंटरेस्टेड होती हूँ इसमें कि हमारी क्लास कैसे वर्क करती है। जैसे क्योंकि काफ़ी मैं ट्रैवल करती हूँ, बाहर रही भी हूँ, तो उधर हम देखते हैं कि हमारी जो हेल्प भी होती है ना वो इतना फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे जो गाँव से आते हैं उनका बिल्कुल उठना बैठना, पढ़ाई यहाँ पे नहीं है, जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये कहानी ऐसी है कि एक खातून होती हैं, वो किसी को हायर करती हैं, एक मेड को, तो उनकी बेटी भी उनके पास आके रहती हैं, तो इनके अपने भी 2 बच्चे होते हैं, उन बच्चों में बहुत दोस्ती हो जाती है। अब बच्चों को तो नहीं पता कि ये कोई डिफरेंट क्लास से हैं या नहीं है, तो उनकी तो बड़ी मतलब कहते हैं ना पक्की दोस्ती, अच्छा बॉन्ड हो जाता है बिकॉज दे आर अनएबल टू डिटेक्ट कि ये कहीं और से आती हैं। सही। मगर जो वालिदा होती हैं, हालांकि उनकी नीयत बड़ी साफ होती है कि वो कुछ अच्छा करना चाह रही होती हैं, मगर फिर भी छोटी छोटी जगहों पे मैंने दिखाया है कि कहाँ से वो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट नहीं होती। सेइंग दैट आगे जाके आप ये भी देखते हैं कि एजुकेशन जो है, इस बच्ची जो नादिया जिसका नाम है मेन कैरेक्टर, इसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है पढ़ाई से। तो वो उसको बेटर जॉब मिलती है, उसको एजेंसी मिलती है, वो अपने आगे बच्चे कैसे रेज़ करेगी, तो अवेयरनेस कैसी आती है उसके अंदर। और फिर मैंने यही दिखाया कि लोअर क्लास से जब आप मिडिल क्लास तक जाते हैं तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, और वो पढ़ाई की वजह से होती है। सही। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप इसके पीछे जो रीज़न्स होती हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर देखा है कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड लॉ है, यहाँ पर जो भी कवानीन बने हुए हैं उन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम अगर किसी फैमिली को ऐसा देख भी लेते हैं ना कि बच्चे के साथ अच्छा सलूक नहीं और दिखने में वो मेड लग रही है, तो वो ऐसे कह के बात टाल देते हैं, ये तो बच्चों के साथ खेलने के लिए, काम नहीं करती है, कोई सी बात नहीं है। लेकिन ये सभी को पता है कि हमारे यहाँ कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, उसके पीछे जो रीजंस होती हैं, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सी आप बात करें, उस पर आप क्या राय रखती हैं? बिल्कुल, देखिए, एक तो हमारी मिनिमम वेज फॉलो नहीं होती है, मतलब एक जो हुकूमत की तरफ से है, फिर भी मैंने देखा है छोटी छोटी बच्चियों को हायर किया हुआ होता है और बहुत कम पैसों में। फिर एक ये कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि माँ बाप इतने मजबूर होते हैं, उनकी बच्चियाँ महीनों महीनों तक छुट्टी के बगैर, जैसे एक आपकी आती है ना कि आपको ऑफ मिल रहा है या आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, दिया जाता, बात नहीं मिलने नहीं दिया जाता, फिर सलूक
बुरा किया जाता है, जो ऑब्वियसली आप अपने बच्चों के साथ ना करें। आपने अगर 10-12 साल की बच्ची रखी हुई है, वो 4-5 साल के बच्चे को संभाल रही है, वो कितना एक संभाल सकती है। तो ये सारी बातें तो देखिए हमने एक माशरे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में शायद हम इतनी बात नहीं करते। जब केस हो जाता है तो फिर थोड़े दिन ज़रा हिलजुल होती है कि इसके साथ बहुत बुरा हो गया। सफीना, वेरी सॉरी टू से, मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इस तरह के मजबूर लोगों पे। हम तो अभी बात करें ना कि एजुकेशन कितना लाइफ को चेंज कर देती है, और अगर इनको एजुकेशन दी जाए तो ये कितना आगे जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आई ऑन द प्राइज़, जो कि इनकी इससे पहले लिखी गई किताब है, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त किताब थी जिसमें इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया था उस डिफरेंस को जो कि हम देखते हैं पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और माँ बाप बच्चों को मजबूर करते हैं कि तुमने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा वो भी अच्छा एक इशू है जिसको आपने हाईलाइट किया। वो कहानी ऐसी है, हालांकि इट्स डिफरेंटली रिटन फ्रॉम दिस स्टोरी, मतलब टेक्निकली अगर आप नॉवल राइटिंग की बात करें, मगर वो कहानी ऐसी है कि उसमें जो कंपटीशन मैंने दिखाया है, जिसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, कि हमें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने में हम भूल जाते हैं कभी कभी कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं या उनके लिए कर रहे हैं। तो वो कहानी एक रेस के बारे में है कि स्पोर्ट्स डे में कोई बच्चा एक जब जीतेगा तो वो सेलेक्ट होगा एशियन गेम्स के लिए। उसमें 3 माएँ होती हैं जो अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रही होती हैं, कोचेस हायर कर रही होती हैं और ऐसा प्रेशर कि वो एक बच्चे को एज़मा होता है, उसका वो ट्रिगर हो जाता है। एक बच्ची जो है वो थोड़े पेरेंट्स बहुत सेल्फिश नहीं हो जाते इस मैटर में? आई थिंक कॉन्शियसली तो नहीं होते, मगर ये कि क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सोशल क्लाइंबिंग हो, उनका बच्चा सबसे पहले आगे नज़र आए, मेडल जीते, उसमें शायद ये भूल जाते हैं कि बच्चों की फीलिंग्स अलग होती हैं, उनकी तरबियत एक डिफरेंट तरह से करनी होती है, जिसमें ठीक है ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, हेल्दी कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, मगर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, मेंटल हेल्थ बच्चों की कैसी है, वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इसमें सफीना आपकी क्या सोच है? हमारे यहाँ पता नहीं क्यों पेरेंटिंग के जो सेशंस हैं उस हवाले से अवेयरनेस नहीं है लोगों में, बहुत कम। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें शायद डॉक्टर्स बता देते हैं कि भाई आप प्लीज़ बाद में आइएगा और आके सेशंस भी लीजिएगा, ताकि आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं तो आपको आइडिया होगा बच्चों को डील कैसे करना है। लेकिन इस पे गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं होती, शायद तभी हमें ये डिफरेंस भी नज़र आता है। और जाहिर है बस सिस्टम जो चल रहा है वो चल रहा है, इस पे होना चाहिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल, देखिए पेरेंट होना एक ऐसी जॉब है मुझे लगता है जिसमें कोई किसी कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। बिल्कुल। मगर रिसोर्सेज हैं, मतलब अब जैसे थेरेपी फिर भी लोग करते हैं, कोई अगर बच्चे के साथ क्लैश हो रहा हो या कोई कहीं पे आप ट्रबल में आ रहे हो तो अब दुनिया भर में काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दिमागी मतलब कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मगर डिस्कस करने के लिए काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी, कि वो किस किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे के ऊपर। और वो जो शुरू के 7 साल होते हैं बच्चों के, उससे पूरी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। तो हम कहते हैं ना कि इस बच्चे को वेयर डिड ही गो रॉन्ग, वेयर डिड शी गो रॉन्ग, तो वो बचपन में जो प्रेशर डाला होता है या जो ट्रीटमेंट होती है माँ बाप की, उससे वो बड़े होके फाउंडेशन होती है, उसके बाद बस बिल्कुल आप, और वो वक्त निकल जाए तो बस फिर निकल जाता है। अच्छा सफीना, थोड़ा सा मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा, क्योंकि अभी ये माशाल्लाह से एशियन फिक्शन 2023 प्राइज़ के लिए जो आपको मतलब नॉमिनेट किया गया, जब आपको पता चला कि शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है तो फिर आपको कैसा फील हुआ? मैं किसी को बता नहीं रही थी कि शॉर्टलिस्ट आने वाली है, क्योंकि नॉमिनेशन पिछले नवंबर में आई थी। अच्छा। जिसमें लॉन्ग लिस्ट में 13 राइटर्स थे, तो उसमें एक फिलिपिनो राइटर थी, एक ताइवान से थी, एक मतलब काफ़ी सारे पूरे एशिया में से राइटर्स थे। तो शॉर्टलिस्ट आनी थी, बट मैंने किसी को घर में भी नहीं बताया हुआ था, क्योंकि मुझे बड़ा प्रेशर फील होता है कि अगर ना आप शॉर्टलिस्ट में आपको इंक्लूड किया जाए। तो जब आ गई तो मैं गाड़ी में बैठी थी, मेरे बच्चे 2 हैं माशाल्लाह, बेटी 15 साल की है, बेटा 11 इयर्स का है माशाल्लाह, और लगता नहीं है भाई, लगता नहीं है वाकई में। तो हम कहीं जा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी साथ थे, तो मैं एकदम से यस यस कर रही थी, तो उनको पता है कि कुछ ना कुछ मम्मा का हुआ होगा जो ये बताती नहीं है, जब हो जाता है तो फिर एकदम जो है ना वो मैं एक्सप्रेस करती हूँ। बट इट्स अ रियली बिग डील। ऑब्वियसली पाकिस्तान से एक बड़ा ऑनर है कि मेरी किताब को सिलेक्ट किया गया, और इंडिया में भी पब्लिकेशंस हैं, स्क्रोल एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वहाँ पे उन्होंने भी कवर की मेरी नॉमिनेशन भी।
और बस अब दिल है कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए माशाल्लाह से। अब जिस जाहिर है जब छोटी आपको चूज़ किया गया और इतनी अच्छी फिक्शन आप लिख रही हैं और माशाल्लाह से जाहिर है अब जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, एक्नॉलेजमेंट ही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट आगे नेक्स्ट। आपका मुझे पता है एक नोवेल आप और भी लिख रही हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और अभी नाज़रीन प्रोग्राम में मुझे ब्रेक शामिल करना है। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कारगिल के महाज की, जहां पर तारीख रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की आज बरसी मनाई जा रही है। 25वीं बरसी है। कर्नल शेर खान के भाई अनवर शेर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खान साहब मुझे बताइएगा कि आपके भाई की शहादत को 25 साल हो गए हैं, लेकिन कल किसी बात लगती है, जिस वक्त आपको शहादत की खबर मिली, आपके और आपके फैमिली के जज्बात उस वक्त क्या थे? जब शहीद की जैसे खाकी को हमने कारगिल से उठाया और दिल्ली लेके आया, और दिल्ली से जब हम कराची एयरपोर्ट पर हमने रात के टाइम वो जनाजा पड़ा था शहीद का, तो आज भी वो सीन मेरे बिल्कुल सब कुछ सामने है। और मुझे फख्र है अपनी कराची के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने जब जैसे खाकी हम कारगिल से लेके आए दिल्ली और दिल्ली से कराची, तो इन लोगों ने जो प्रोटोकॉल और जितनी इज्जत शहीद को दी थी मैं कभी भूलूंगा नहीं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी, जब उसकी शहादत की खबर मुझे मिली तो उस ज़माने में मैं बाहर दुनिया में था कारोबारी बिजनेस के हवाले से, तो मैं उसी ज़माने में हांगकांग में था और मेरी फैमिली दुबई में हम सेटल थे। अनवर खुर्शीद नाम से मेरी इस्टेब्लिशमेंट थी और कारोबार था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का। मेरे ख्याल में कराची के जितने भी कारोबारी लोग हैं शेख शाह में या जो हमारी तरह कबाड़ का काम करते थे, क्योंकि हम बेसिकली अब कबाड़ी है कराची वालों तो बाहर की दुनिया से मैं कबाड़ वगैरह लेके आता था। तो जब मैं शंघाई से हांगकांग पहुंचा तो मैंने घर फ़ोन किया। उस ज़माने में दुबई में मेरी फैमिली सेटल थी। उस ज़माने में आपको याद ही है अपने हालात भी, और ये टेलीफोन तो आजकल शुक्र है अल्लाह का हमारी आवाज़ हर जगह पहुंच जाती है, मगर ये सिस्टम नहीं था। बहरहाल मैंने वहाँ पर दौड़ धूप आगे पीछे यार दोस्तों को साथ मशवरे करके मुझे अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे अच्छे दोस्त दिए पूरी दुनिया में। उस ज़माने में भी जब शहीद की शहादत हुई तो सब ने एक मशवरा किया कि हम पहले रब्ता कर लेते हैं अपने ये उर्दू न्यूज़ वाले के साथ, BBC उर्दू न्यूज़। तो हमने उसी ज़माने में जब रब्ता किया तो वहाँ से शमशाद भाई का एक नाम था वो उर्दू न्यूज़ में, तो उसने मुझे कहा आप शहीद के भाई हो? मैंने बोला जी हाँ। तो आपके यहाँ बेटी हुई है? मैंने बोला यस। तो बेसिकली पता शहीद का इवन के दुश्मन ने भी ये बताया है कि जब हमने उसकी जेब से कागज जो निकाली उसी के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था, तो उस ज़माने में वो ख़त और अल्लाह ताला ने जो शहादत उसको जो कफन था वो भी वही ट्रैक सूट मैंने मेरे सारे पाकिस्तानी भाई भी बाहर रहे हैं तो मुझे बड़ी पसंद आई। दुबई में नए नए हुए थे तो मैंने वो भी अच्छा खान साहब, कारगिल में पोस्टिंग पहले से थी या हालात खराब होने के बाद उन्हें वहां भेजा गया था? बेसिकली कर्नल शेर खान ने 3 साल कारगिल सियाचिन में गुजारे थे 12 NLA के साथ 27 सेन की तरफ से। 3 साल 3 कुर्बानियां उसने वहीं पर की है सियाचिन में, और आज भी उसकी फोटेज भी है मेरे पास और वो लड़कों की भी है जिन लड़कों के साथ रहा है। और आज भी वो कहते हैं कि हमने इतने अरसे में हमें पता नहीं था कि ये फौज का बंदा है या कप्तान है, क्योंकि हमारे साथ एक ही अंडी में पकाना, एक ही प्लेट में खाना। इवन कि आपको मैं बता दूं कुरंगी क्रीक की एक बात मुझे याद आ गई। जब ये एयरफोर्स में थे पहले तो मैं आ चुका था, उसका एक दोस्त का सालिम नाम था उसका।
अरबी था। जो मेरा अबू धाबी में मेरा कारोबार था, तो उसकी वो तवसत से भी मैं कराची आया। तो इसके साथ वो सालिम नाम का जो लड़का था, उसने कहा कि यार ये क्वार्टर हमारी छोटी है, आप दोनों भाई जाकर ये डबल तलवार के साथ मेरा बंगला है, उसी में आप रात गुजारें। शहीद के बारे में आपको बता दूं, इतनी ज्यादा प्यार और इतनी ज्यादा वो तीनों बच्चों जैसी। तो हम गए उधर, जब लेटे तो मैंने बोला यार बचपन की तरह इकट्ठे सोते हैं। उसने बोला ठीक है लाला। तो मैंने उसके दाढ़ी में यूं हाथ पे रहा था, मैंने बोले यार इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और छोटे बच्चे हो, अभी तुम जो है ना वो। तो एकदम उसने पैर उठाकर ना मेरे पेट पर बैठ के ना मुझे कहते लाला मैंने आपको नहीं कहा मेरे दाढ़ी के साथ मत चढ़ना। मैंने बोला ठीक है यार। और सालिम की ज़बानी एक मैं आपको बता दूं, कोरंगी क्रीक में जुमे का दिन था और वहाँ पर मौलवी साहब कोई खुतबा ये दे रहे थे, खुतबे से पहले जो करते हैं वाज नसीहत, तो उसी में उसने पाकिस्तान के बारे में पता नहीं कोई लफ्ज़ उसने कही होगी। तो पूरे मस्जिद में कोरंगी क्रीक की एक रिकॉर्ड है कि एक ही शख्स था, उसने कहा मौलवी साहब मेहरबानी मुझे गाली दो मगर मेरे वतन को गाली मत। बिल्कुल, ये वतन से मोहब्बत थी जिस पर वो निसार हो गए और आज तक उनको याद किया जाता है। उनकी बहादुरी के किस्से रहती दुनिया तक बयान होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, आपने अपना कीमती और आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। हमारे जो शहीद हैं वो तो हमारे माथे का झूमर है। हम बात करते रहेंगे, आज इन्हीं की वजह से हम बैठे हुए आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। शदीद गर्मी है नाजरीन, और इस गर्मी ने शहरियों की ज़िंदगी को जीर्ण कर दिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि गर्मी के बायस, खैर मैं ख़ुद भी इफ़ेक्टिव हूँ तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि किचन में तो जाना पड़ता है ख़वातीन को, भले वो कोई भी काम करती हूँ, भले वर्किंग लेडीज़ हूँ। आपको पता है किचन में जब हम गर्मी में खड़े होते हैं तो आपकी स्किन इतनी इफेक्ट होती है कि जब हम बार बार अपना जो स्वेटिंग होती है उसको साफ़ करते हैं, उससे हमारी जो स्किन है ना वो डैमेज हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं, ऑयलिंग बहुत ज़्यादा हमें फील होती है स्किन के ऊपर। इस वक्त डॉक्टर खुरम मशीद ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि माशाल्लाह माहिर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन एक्सपर्ट है। वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके मुझे। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी। और सब्जी आपने इतना ज़बरदस्त टॉपिक आज कर रखा है, गर्मी के दाने और खारिश। जी मैंने बताया मैं खुद इफेक्टिव हूँ। जब मेकअप कर रही थी मेरी स्किन पे फाउंडेशन भी नहीं ठहर रहा था सिर्फ किचन में खड़े होने से। तो ये जो गर्मी के प्रॉब्लम्स हैं स्किन के, जी क्या करें? देखिए, एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आप कराची में आपने देखा है, कराची में पूरे ह्यूमिडिटी बहुत है, कराची में चिप बहुत है। बहुत है। अब आपको पहली चीजें करना है, सुबह उठते ही एक तो पानी पीना है 3 गिलास, और 1 गिलास जो होगा ना उसमें पिया जाए तो क्या करें? नहीं पीना है पीना है आपको करके। और उसमें क्या 1 गिलास जो होगा उसमें सौंफ और पुदीने का पानी होगा। उसको कैसे? लेमन तो डलेगा बिल्कुल, आप पहले ही उसको वो कर देती है। आपकी नॉलेज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या करना है आपको? ग्लास कैसे बनेगा? आपने पहले 1 चमचा क्रश्ड सौंफ, 1 अच्छी चुटकी पुदीना और 1 आधा लीमू मिक्स किया, थोड़ा सा शहद, और ये गटागट पी जाए आप, गटागट पी जाए, ठीक है। और चाहे तो 1 से 2 टुकड़े कलौंजी के भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। थर्ड, आपके हाथ में, आपके पर्स में, आपके बैग में, हर जगह अर्क गुलाब होना चाहिए। 3-3, 4-4 मिनट। गुलाब की पहचान क्या है कि वो 1 नंबर है? देखिए, 1 नंबर तो आपको बहुत डिफरेंट से होते हैं। थोड़ा सा उसमें हल्का सा टेंज होता है, लाइट सा एक पर्पलिश टेंज भी होगा नेचुरली। अच्छा, अगर आपको वो नहीं मिलता आप घर में खुद बना लेना, बहुत सिंपल सा है। आप क्या करें, खुद बनाएं तो बहुत अच्छा है। और मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ उसमें ऐड करके कि आपका चेहरा भी चिपचिप नहीं करेगा, मेकअप भी ठहरेगा। आप क्या करें, आधा किलो गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है, 1.5 लीटर मिनरल वाटर, ठीक है। ये मिनरल वाटर पका ले अच्छी तरह पकाएं। और पकाने के दौरान उसमें 3 चीज़ें आप ऐड करेंगे। 1 छोटा टुकड़ा फिटकरी, ठीक है, 1 चमचा केवड़ा, और उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा कलौंजी के दाने पिसे हुए, ठीक है। मिक्सचर बनाया आपने, बॉटल में रखा, और सुबह दोपहर रात स्प्रे करें। एक तो आपका चेहरा बड़ा टाइट हो जाएगा। अच्छा, अब जब मैं बताऊं आपको, ये जो स्किन मैंने बताया ना डैमेज हो जाती है बार बार स्वेटिंग के बाद अपना पसीना साफ करने से, वो उससे ये भी होता है कि आपको बकायदा स्किन पे एक अकड़ाहट सी फील होती है फेस पे, जो मेरे साथ हुआ है। और दूसरा, रेडनेस मुझे रही सारा टाइम जहां जहां मैं अपना ये स्वेटिंग साफ अपना पसीना करती हूँ। शायद मैंने टिश्यू पेपर से नहीं किया, एक नरम कपड़े से किया, लेकिन फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। और चेहरे पे जब जब पसीना आ रहा है हल्की हल्की खारिश हो रही है। बिल्कुल।
उसका बेहतरीन हाल, आपने अच्छा ही कपड़ा किया होगा। अगर आपके पास पुराने मलमल के दुपट्टे हैं, मलमल का ही था लेकिन फिर भी हुआ मुझे अच्छा उसको अच्छा हम लोग क्या करते हैं, अक्सर लड़कियां भी करती हैं, गर्मी में इसको रगड़ लेते हैं, बड़ा हल्की सा डैब करना है बस, ठीक है, वो करें और थोड़ा उसको डुबो के ना पानी में फिर आप उसको डैब करें, ठीक अच्छा, है। अब पसीने से जिनको एक्ने है उनको जो खुजली होती है वो क्या करें? देखिए पहली चीज ये कि कैलामाइन लोशन आता है, ठीक है, पूरी बॉडी पे लगाते हैं, और एक क्रीम आती है जो एंटी फंगल भी है और बच्चों की नैपी में भी नैपी रैश में लगाते हैं, तो आप परेशान नहीं हो, उस पर नैपी बनी होगी, ठीक है, नैपी का एरिया बना होगा, तो आप परेशान नहीं हो कि चेहरे पे नहीं लगाना है। आपको कैलामाइन लोशन, एक क्रीम जिसके अंदर मैं एक नाम लेता हूँ कैनेस्टिन एक्स्ट्रा टाइप, ठीक है, और उसके अंदर थर्ड ऐड करेंगे आप थोड़ी सी क्वांटिटी में, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा आप लेंगे, उसके अंदर इलायची के जो छोटे दाने होते हैं ना वो क्रश करके, या छोटी इलायची के दाने आप मिक्स करके क्रीम रखें, पूरे चेहरे पे आप ना नहाने से पहले, मुंह धोने से पहले हाफ एन आवर के लिए लगाएं, उससे आपके जो बड़े बड़े ओपन पोर्स होते हैं वो भी गायब होंगे। और गोंद कतीरा एक चीज़ होती है, ठीक है, वो आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटी एजिंग भी है, वो अगर आप रोज़ाना नहार मुँह आप एक पानी में उसको अच्छी तरह से रात को डुबो के सो जाएं, और वो बड़ा मुश्किल से एब्जॉर्ब होता है, उसको डुबो के आप सो जाएं और सुबह को नहार मुँह उसको उस पानी में भी ऐड कर दें, तो आपको बड़ी ठंडक रहती है, ठीक है, उससे आपको पसीना इतना नहीं आता। यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई है कि वॉशरूम्स में अगर आप जा रहे हैं ना रात में भी तो आपको पानी नॉर्मल नहीं मिलेगा, थोड़ा गर्म ही मिलेगा। तो ये इतनी कराची में इससे पहले मैंने इतनी गर्मी पड़ते नहीं देखी जो इस दफा पड़ रही है, बिल्कुल कई साल का रिकॉर्ड टूटा बिल्कुल। और ऐसे में हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स भी भरे हुए हैं, इमरजेंसी में बेड्स नहीं मौजूद वहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जो आप लोग ही मशवरा देते हैं कि इस मौसम में या फिर किसी भी मौसम में किचन में जाने से पहले अपने फेस पर सन ब्लॉक लगाएं, फिर आप जाएं, बिल्कुल लगाएं। तो अब जब ऑलरेडी इतनी स्वेटिंग हो रही है तो ऊपर से सन ब्लॉक भी लग जाएगा तो वो तो झट से उतर जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, सन ब्लॉक जो आमतौर पे SPF 60 और 70-80 आ रहे हैं वो नहीं लगाएं। अच्छा। वो बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि वो आप लगाएंगे तो बिल्कुल आपको सफोकेटिंग होगा, सांस तक रोकेगी। एक बड़ी लाइट सी क्रीम्स आती है जिसके अंदर सनस्क्रीन एडेड होता है, उसके अंदर 3 चीज़ें नेचुरली होती हैं, एलोवेरा, गुलाब का एक्सट्रैक्ट, और थर्ड होता है उसके अंदर जो जेल होता है, ख़ासतौर पे कीकर एक दरख्त होता है, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है। ये 3 चीज़ें वो आप पूरे चेहरे पे लगाएं, आपको सन से भी बचाएगा, चूल्हे की गर्मी से बचाएगा, और सनस्क्रीन का जो इफेक्ट आता है आपका पूरा चेहरा आपकी सफोकेटिंग हो तो वो नहीं होगा। और तो बहुत अच्छी वो जो फ्रीक लगते हैं कि वो इतने गोरे हो जाएं कि लोग बोले कि तुम दूर से आ रहे थे तो मैं तुम्हारी चमक से तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ। वो जो इस मौसम में क्रीमें यूज करते हैं जो कि आई थिंक सो बड़ी डेंजरस हो सकती हैं, मगर रात को लगा लें, वो भी अगर आप एयर कंडीशन में सो रहे हैं। देखिए अब एयर कंडीशन माशाल्लाह बिल इतने आ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तानियों के लिए कोई दरवाजा खुला छोड़ दो प्लीज। मेरा ख्याल है आई स्पेशल जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। बजाय इसके कि आप वो क्रीमें लगाएं, आप रात में और दिन में अगर एक बॉल लें जिसमें बर्फ डालें और उसमें अपना मुंह जो है ना फेस उसको डिप करें। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, मगर पार्शियली पहले उसमें डिप करें, ठीक है, और उसके बाद क्रीम जरूर लगाएं, क्योंकि नाइट क्रीम फिर भी जरूरी, पसीना आएगा, टिश्यू रखें या मलमल का दुपट्टा, और ऊपर से आप अर्के गुलाब की बोतल साथ रखकर ही सोएं ना। अब तो 5-6 बोतल होनी चाहिए, सुबह रात स्प्रे करें। क्योंकि मुझे ये पता है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो ये क्रीम्स होती है ना, व्हाइटनिंग क्रीम स्पेसिफिकली, ये ऑलरेडी बहुत गर्म होती है। बिल्कुल। तो जब आप इनको लगाते हैं ये बकायदा, कुछ लोगों से तो मैंने यहाँ तक सुना है कि ये नहीं लगानी चाहिए, आपकी स्किन की जो लेयर होती है उसको ये पतला कर देती है। देखिए सैरिश, हर चीज में ना क्वालिटी होती है। देखिए एक हर जाली चीजें भी आती हैं, वो जो जाली चीजें होती है ना सही काम को बदनाम करती हैं। ये 31, 75, 90, 42 ये मत ले। अच्छा, उसके अलावा वो फलानी फिरदौस आपा ने 4 क्रीमें मिला के दे दी, फुप्पो जानी ने क्रीम बना दी, वो बेटनोवेट क्रीम भी, तो फेयर एंड लवली, मतलब कुछ सब मिक्स करते हैं लोग। देखिए वो गलत चीजें जो होती है ना। अच्छा, इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन बदनाम हो गया, ठीक है, थोड़ा क्यों हुआ कि जी नेट से खरीदा, ठीक है, डिब्बा ये वाला, और मासी को दिया मेरे ठोक दो, ठीक है, अब वो इंजेक्शन खराब हो गया, ठीक है। अगर बिजली आपकी आ रही है, प्लग लगा हुआ है, ठीक है, बिजली खराब चीज तो नहीं, मगर उंगली घुसेड़ दूं प्लग में मैं, तो फिर बिजली खराब तो नहीं है, आप उसको इस्तेमाल, क्रीमें बिल्कुल सही हैं, मगर आप
पूछ के आपके लिए क्या है क्या नहीं है, अब ये नहीं कि पप्पो फिरदौस ने बता दिया कि वो गोरी हो गई तो मैं भी हो जाऊंगी, वो हो गई तो वो हुई थी, पूरी बिल्डिंग में पर्चा बढ़ गया। लोग एक्सेसिव यूज करते हैं ब्लीच का गोरे होने के लिए ना, वो समझते हैं गोरे होंगे उससे स्किन आपकी बर्न हो जाती है, वो आप समझते हैं कि एक दफा ब्लीच किया पिगमेंटेशन हो जाता है, पिगमेंटेशन पूरी लाइंस बन जाती है। ठीक है, इसी तरह एनडी याग और ये सारे लेजर्स जो हैं वो एशियन स्किन के लिए नहीं है, उसका एक्सेसिव यूज करके लोग लेजर एक दफा कराया जी स्किन बड़ी शाइन कर रही है, टफ हो गई। 100 बातों की एक बात है, खाना अच्छा खाएं, नींद पूरी करें, पानी दबा के पिए, रोज वाटर का इस्तेमाल करें, फेस को बार बार धोएं, रात में कोई ना कोई मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम जरूर लगाएं। इसके अलावा अपने स्किन के साथ तजर्बे करने छोड़ दें, खुदा का वास्ता है और खौफनाक हो जाएंगे आप। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल। अच्छा, जो चीज भी करना है किसी डायरेक्शन से पूछ के, भाई आप कुछ काम करते हैं, किसी आपका कोई रहनुमा नॉलेज से पूछे ना, क्यों उसमें डिग्री क्यों ली है। हाँ, अब पूछ अपने जो गूगल डॉक्टरी है ना वो बिल्कुल छोड़े, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तानियों का बड़ा पुराना मसला है, हाँ, बहुत बढ़ गया, खुद ही फिर दूसरों को भी बताते हैं कि तुम ये लगा लो, मैंने लगाया था, बड़ा फर्क पड़ा था इससे। और नहीं आपने कहा है उसमें फलाने तो अच्छा, एक तो ये इतना लोग यूज करते, वो मैंने वो क्रीम देखी थी, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, वो झूठे भी होते हैं नाज़रीन, रिव्यूज झूठे भी होते हैं। रोजाना मैं बुराई नहीं कर रहा, कितने मिनट रह गए मुझे बता दें, वरना बातें नहीं हमारी खत्म होंगी। जस्ट 1 मिनट है, बस जल्दी से बता के फिर एक तेल भी बताएंगे। अच्छा। बहुत सारी लड़कियां लड़के मेरे पास रोजाना आते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दें, 1 मिनट है, हाँ, हम आपको ना हर महीने 25,000 पॉजिटिव रिव्यूज बना के, हमारी कंपनी है तो प्लीज रिव्यूज से आप बिल्कुल परेशान। अच्छा जी, आज छोटा सा मसला एक और हल करेंगे, जो बाल खोरा, एलोपेशिया, उसके लिए गंजपन के लिए, और जिन लोगों के बाल घने नहीं हो रहे, गर्मी में जुए ली के बहुत अच्छी एक बड़ा जबरदस्त तेल, ये देखे, इसमें एक ब्लास्ट होगा तेल में, इसके अंदर 6 चीजें हैं, इसमें इलायची के छिलके हैं, कलौंजी, अजवाइन, रतन जौ और मुलेठी, और इनको मैंने ऐड किया। सिर्फ ये देखिए, जब आप लगाएंगे जहां पे आपके बाल गायब हो रहे हैं और जुएं लीके, आपने तेल लिया, उसको ऐड किया चाय की पत्ती में, ठीक है, बात है, जबरदस्त। और ये देखिए जबरदस्त सा एक इरिटेंट तेल तैयार होगा, और क्वांटिटी डाल देता हूं। जहां गंजे आप वहां जहां गंजे हैं, रोजाना उंगली में अच्छी तरह लेके पूरे सर में लगाएं, दाढ़ी में लगाएं, आईब्रोज में लगाएं, आई लैशेज में लगाएं, और डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लें। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह शिफा देगा, आपका गंजपन दूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मंडे को मिलते हैं, मंडे तक मुझे दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।